हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम देखेंगे कि जो डिजायर्ड जीन है उनको किस तरीके से हम आगे जाके और जो है क्या बोलते हैं कि नए इंडिविजुअल्स में उनको देखेंगे और वो एक नई ब्रीड के रूप में जो है वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? तो प्लांट और एनिमल्स में यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। तो इनको जेनेटिकली हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इनको हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे, यानी कि जीन लेवल पे चेंज कर देंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुए और जो नए इंडिविजुअल्स आएंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है, डिजायर्ड जीन, वो देखने को मिलेगा, उसके ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, उसके कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोर डिजायर्ड characters are present in new individuals। ठीक है, तो नए इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो मोर डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको। अब देखते हैं हम आगे। ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन चलता रहेगा और बार बार में आप देखोगे रिपीटेड किया जाएगा इस बात को, और रिपीटेड फॉर मैनी जनरेशंस। तो कई जनरेशन तक ऐसे होता रहेगा और कई जनरेशन तक जब ये कहानी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि नई ब्रीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिपीटेड फॉर मैनी जनरेशंस एंड बिकम न्यू ब्रीड। तो नई ब्रीड का यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा। अब डेली यूज में अगर आप देखोगे, जैसे डॉग की नई नई ब्रीड्स हैं, ऐसे ही आप हॉर्स की ब्रीड की बात करोगे, वहां पर भी आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पोएट्री अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया। कौन सा है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया जो है उसमें हम देखते हैं कि उसी से कैबेज बना। उसी से क्या बना बेटा, एक और जो है आप देखोगे ब्रोकली, और उसी से एक और जो है आपको देखने को मिलेगा ब्रीड कॉलीफ्लावर। सब जो थे वो सेम ही जो है आप देख रहे हो कि ब्रेसिका ओलेरेसिया से ही डेवलप होंगे, लेकिन इनके अलग अलग पार्ट से डेवलप हुए। जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया का जो टर्मिनल बर्ड था उससे क्या बनाया गया, कैबेज। और धीरे धीरे नेचर जो है सिस्टम में क्या हुआ, कैबेज का प्रेजेंस हो गया और वो एक नई ब्रीड के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसे ही ब्रेसिका ओलेरेसिया का स्टेम और फ्लावर, यहां से जो है इनकी हेल्प से क्या बनाया गया, ब्रोकली बनाई गई। और कॉलीफ्लावर देखोगे आप तो यहाँ पर फ्लावर का जो क्लस्टर था, है ना, फ्लावर्स क्लस्टर, उससे क्या बना बच्चों, ये कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो ये सारे ब्रेसिका ओलेरेसिया से ही जो है बनाए गए। तो अलग अलग ब्रीड हैं, तीनों को अब अलग अलग देखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, या जिसको बोला गया सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या इसी को बोला गया न्यू डार्विनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, या बच्चों इसी को बोला गया सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या हम दूसरे नाम से जानते हैं इसको नियो डार्विनिज्म। ठीक है, ये है कहानी। अब इस थ्योरी में था क्या, तो इस थ्योरी में आप देखोगे दो थ्योरी को मिक्स किया गया। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था डार्विन थ्योरी, पीछे हमने क्या पढ़ा था, डार्विन थ्योरी, और डार्विन थ्योरी के साथ में एक और थ्योरी ऐड कर दी गई जिसको बोला गया म्यूटेशन थ्योरी, जिसको दिया था ह्यूगो डिवरीज ने। ठीक है, तो दोनों को मिला के हम बोल रहे थे कि ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, अब कुछ वर्कर्स थे जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे फिशर, दूसरा नाम था हेल्डन का, सिविल राइट थे, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, फाउंडर इफेक्ट वगैरह, वो पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे ही अर्नेस्ट मेयर थे, अर्नेस्ट मेयर, और ऐसे ही एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टेबिन। स्टेबिन ने एक बुक्स भी लिखी थी जिसका नाम था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बुक का नाम क्या था, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये बुक लिखी। अब देखिए क्या बोला गया इस थ्योरी में, एक एक करके बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात इसमें बोली गई कि जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशंस में होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। क्या बोला गया, जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। तो जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन में था किस लिए, कैसे हुआ, वो सब बातें डिस्कस करिए। तो यहाँ पर एक लाइन मैं छोटी सी लिख रहा हूं आपको कि जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन due to accumulation of variations, due to variations, accumulation of variations which leads to evolution। सिंपल सी लाइन है कि जेनेटिक वेरिएशन जो पॉपुलेशंस में होंगे वो किस वजह से होंगे, जो वेरिएशंस हो रहे हैं उनके एक्युमुलेशन की वजह से। ठीक है, और उसी की वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ये बात बोली गई। यानी कि अल्टीमेट सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोलें तो वेरिएशंस जो हैं वो जीन लेवल पे चेंज होने की वजह से हो रहे हैं, और उसी को हम जेनेटिक वेरिएशंस बोल दे रहे हैं, और उसी की वजह से इंडिविजुअल सर्वाइव कर पा रहा है, नए नए जीन्स का इवॉल्वमेंट हो रहा है। अब आते हैं ह्यूगो डिवरीज की बात करते हैं, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। तो इन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो है, इन्होंने क्या बोला, जो म्यूटेशन है, ह्यूगो डिवरीज ने बोला, नाम लिख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। ह्यूगो डिवरीज ने भाई क्या बोला कि जो कॉज ऑफ इवोल्यूशन है, जो कॉज ऑफ इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन है। इन्होंने क्या बोला, कॉज ऑफ म्यूटेशन, cause of mutation, sorry, cause of evolution is mutation। तो जो इवोल्यूशन है
वो किसकी वजह से है? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, अगर म्यूटेशन होंगे जेनेटिक लेवल पे तभी क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। बिल्कुल सही बात थी। इवॉल्व करेगा इंडिविजुअल तभी जब उसकी जेनेटिक जो वेरिएशंस हैं वो आएंगे, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होंगे, नए नए जीन्स बनेंगे। अब ह्यूगो डिविरीज ने एक बात बोली थोड़ा अलग लैंग्वेज में। इन्होंने बोला म्यूटेशन caused speciation and hence called saltation। एक नया वर्ड यूज किया इन्होंने, saltation। saltation का मतलब समझते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब था सिंगल स्टेप पे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे लार्ज चेंज हो जाना या लार्ज म्यूटेशन हो जाना। क्या बोला इन्होंने कि सिंगल स्टेप पे कोई लार्ज म्यूटेशन हो जाना क्या कहलाएगा? साल्टेशन कहलाएगा। भाई अलग ही बात बोली इन्होंने कि इस बात को एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए रेप्टाइल है, रेप्टाइल जो थे वहां पर एक बड़ा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि चेंज हुआ वहां पर एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, जेनेटिक लेवल पे चेंज हुआ जिसकी वजह से बर्ड्स बनी। और आप बोलोगे बर्ड्स के अलावा साथ साथ में क्या बने? मैमल्स भी बने। तो एक साथ बर्ड्स और मैमल की जो आप बोलोगे एक जो सीक्वेंस था वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया नेचर ने, और बर्ड्स बनती चली गई और दूसरी तरफ जो था वो मैमल बनते चले गए। तो इस तरीके से जो इवोल्यूशन हुआ वो एक सिंगल स्टेप पे हुआ। सिंगल स्टेप कहाँ था? रेप्टाइल में। और रेप्टाइल से ही क्या हुए? बर्ड्स बने और मैमल बने, जो कि दोनों डिफरेंट थे, लेकिन देखो आप तो आया कहां से? वो रेप्टाइल से ही है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि साल्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सिंगल स्टेप पे लार्ज म्यूटेशन होंगे। तो अल्टीमेट हम बोल सकते हैं कि साल्टेशन ही क्या है? म्यूटेशन को कॉज कर रहा है। अब म्यूटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल पे होता है, जीन लेवल पे म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल एबेरेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जेनेटिक्स में डिस्कस कर चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं। इन जेनेटिक वेरिएशंस को समझाने के लिए एक बात और बोली गई यहाँ पे, जीन पूल। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ मिलेगा जीन पूल। कुछ नहीं है, बड़ा हवा नहीं है, पहली बार सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ टफ है। देखिए एक कोई पॉपुलेशन है, ऐसे समझते हैं। पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल रह रहे हैं। अब इंडिविजुअल रह रहे हैं तो इनके पास जीन्स भी होंगे। ये मान लिया ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं, ऐसा करके इनके पास जीन्स हैं। ये लोग हैं, ये पॉपुलेशन है, इसमें लोग हैं और उनके पास जीन्स है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? जीन पूल है क्या? तो आप बोलोगे जीन पूल is the sum total of all different type genes and their alleles ठीक है, present in population। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा मैंने कि जीन पूल सम टोटल है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स और उनके एलील्स का जो कि पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, इसी को हम जीन पूल बोल रहे हैं। ये यानी कि इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट का अगर हम टोटल सम कर दें एलील का, डिफरेंट एलील्स का, तो सब जो पूरा है वो क्या है? जीन पूल। ठीक है, अब इन जीन पूल में अगर आप बाहर से कुछ ऐड करते हो या डिलीट कर देते हो, एडिशन कर दिया हमने किसी जीन का और हमने क्या कर दिया? डिलीशन कर दिया। पढ़ाई होगा आपने जीन्स का एडिशन डिलीशन। तो अगर एडिशन कर दिया, कोई नया जीन आके ऐड हो गया या कोई नया जीन कोई जो है जीन डिलीट हो गया, तो आप बोलोगे लार्ज स्केल पे अगर ऐसा हो रहा है एडिशन और डिलीशन इन एलील्स
एट लार्ज स्केल। तो अगर बड़े स्केल पे ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, ज्यादा लेवल पे हो रहा है, तो आप देखोगे वहां पर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही म्यूटेशन बच्चों क्या करेगा, आगे जाके इवोल्यूशन करा देगा, क्योंकि जेनेटिक मेकअप फिर से उस पॉपुलेशन का चेंज होने लगेगा, क्योंकि नए नए जीन्स आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये जीन पूल का कहानी हो गया। अब देखिए दूसरा, आपने एक और टॉपिक पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यानी कि जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकम्बाइन होना जीन का, तो उससे भी क्या होगा, नए नए जीन्स बनेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, और आप बोलोगे कि नई पॉपुलेशन डेवलप होगी, या आप बोल सकते हो कि ये इवोल्यूशन का एक कॉज हो सकता है। अब दूसरी बात आती है, और कैसे हो सकता है, तो एक और प्रोसेस होता है जिसको हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन माइग्रेशन। तो अभी तक हमने देखा जेनेटिक वेरिएशंस पॉपुलेशन में किस किस तरीके से हो रहा है, तो जीन पूल पे, जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, या जीन माइग्रेशन के थ्रू। जीन माइग्रेशन को समझते हैं। हमने मान लिया कोई ये एक पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन ए है, यहां पर इंडिविजुअल रह रहे हैं आराम से, इनका अपना जेनेटिक मेकअप है इस पॉपुलेशन का। और एक पॉपुलेशन हमने देखा कोई दूसरी पॉपुलेशन है जिसको हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन बी, यहाँ पर लिख लेंगे पॉपुलेशन बी, ये पॉपुलेशन बी होगी, ये इंडिविजुअल है, इनका अपना अलग जेनेटिक मेकअप। हुआ क्या, जीन माइग्रेशन का दूसरा नाम होता है जीन फ्लो, यानी कि जीन्स का फ्लो हो जाना, मतलब बहना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे, यहां से भाई साहब को कुछ रास नहीं आ रही थी ये दुनिया, यहां से ये निकल के आए दूसरी जगह पे। अब दूसरी जगह पे पहुंचे हैं तो जेन्युइन सी बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने हैबिटेट से निकल के आए, नई जगह पे पहुंचे हैं, नए लोग हैं, सब कहानी अलग है। तो ये भाई माइग्रेट कर गए कुछ लोग, या इंडिविजुअल कोई माइग्रेट करने लगे। तो यहाँ पर जब माइग्रेटिंग जो इंडिविजुअल्स थे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, माइग्रेशन किया। तो माइग्रेशन किया, माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गए, पॉपुलेशन दूसरी जो थी उसके पास पहुंच गए, दूसरी जगह पे पहुंच गए। अब इन्होंने क्या किया, जो नई पॉपुलेशन थी, ये न्यू पॉपुलेशन थी, यहां पर ये क्या करने लगे, इनके साथ में इंटरब्रीड करने लगे। क्या करने लगे, ब्रीड करने लगे, इनके साथ में ब्रीडिंग करने लगे, यानी कि रिप्रोडक्शन करने लगे। तो जो आए, जो यहां पर आए इस पॉपुलेशन में, इनको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स। जो बाहर से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स। ये टर्म याद रखना आप लोग, इमिग्रेंट्स। ये इमिग्रेंट्स यहाँ आ गए पॉपुलेशन में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्रीडिंग किया तो इनके साथ में जब ब्रीड किया, तो आप बोलोगे उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो इनके जीन थे वो भी नई पॉपुलेशन में आने लगे, इस वाली पॉपुलेशन में। तो आप बोलोगे इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स will immigrants will add new allele, add new alleles to the local gene pool, local gene pool of the host population। तो जो लोकल ये पॉपुलेशन थी, होस्ट पॉपुलेशन, इसके साथ में ये अपने एलिल्स को ऐड करने लगे, और इसी प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीन माइग्रेशन। तो इनका जीन यहाँ माइग्रेट कर गया कि नहीं, तो यही जीन माइग्रेशन, ठीक है। तो जो नया जीन यहाँ पर माइग्रेट किया, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी क्या हुई, जो है जो नए इंडिविजुअल आए वो अलग तरीके के यहाँ पर इंडिविजुअल दिखने लगे। तो इस तरीके से एक नया ब्रीड बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जीन माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज हुआ। अब एक और कहानी यहाँ पर आई जो बताया था सिविल राइट ने, और सिविल राइट इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, और इसी का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट।
क्या बोला गया बच्चों इसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जब हम पहुंचेंगे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम देखेंगे इसका दूसरा नाम था सिविल राइट इफेक्ट। सिविल राइट इफेक्ट, क्योंकि इसको जो साइंटिस्ट थे सिविल राइट उन्होंने दिया था, इसीलिए उसका नाम सिविल राइट इफेक्ट था। अब समझते हैं इस बात को। यहां पर एक पॉपुलेशन है कोई, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है, पॉपुलेशन जो है वो छोटी है, स्मॉल पॉपुलेशन है, बहुत नंबर नहीं है। स्मॉल पॉपुलेशन में ये काम करेगा। स्मॉल पॉपुलेशन है ये, और इस पॉपुलेशन में क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज हो गए। क्या हुए? ड्रास्टिक चेंज हो गए। किसमें ड्रास्टिक चेंजेस हुए? कहां पर? एलिल फ्रीक्वेंसी में। कहां पर हुए? एलिल फ्रीक्वेंसी में। तो एलिल फ्रीक्वेंसी में ड्रास्टिक चेंज हुए, जिसके वजह से पॉपुलेशन में क्या देखने लगा? वेरिएशंस देखने को मिले। वेरिएशंस मतलब अलग अलग तरीके का कुछ दिखने लगे इंडिविजुअल। तो स्मॉल पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंजेस एलिल फ्रीक्वेंसी में हुआ, उसकी वजह से वेरिएशंस आया, वेरिएशन आ गया तो इवोल्यूशन हो गया। अब ड्रास्टिक चेंज क्या है देखिए, जैसे आप अभी साइकिल से चल रहे हो और कल कुछ ऐसा हो जाए ना, 2 दिन बाद आपके पास मर्सिडीज आ जाए, तो भैया ड्रास्टिक चेंज हो गया, वो आपका पूरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया एकदम से, आप जो है मर्सिडीज से चलने लगे। तो ऐसे पॉपुलेशन में भी क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, ड्रास्टिक चेंजेस आए, और उन एलिल फ्रीक्वेंसीज जब चेंज हुई तो उनकी वजह से वेरिएशंस है और नए इवोल्यूशन हुआ और नए तरीके के वहां पर स्पीसीज वहां पर दिखने लगे। अब इस बात को समझने के लिए कुछ और टाइप बताए गए जेनेटिक ड्रिफ्ट के। जैसे जब टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करोगे आप, तो पहला टाइप जो था उसको समझते हैं, वो था फाउंडर इफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फाउंडर इफेक्ट से, और कुछ नहीं है, बस कहानी की तरह इसको समझना है जैसे मैं समझा रहा हूं। और इसी का दूसरा नाम था फाउंडर इफेक्ट या फाउंडर पॉपुलेशन प्रिंसिपल। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। फाउंडर इफेक्ट में इसको दिया था, जो है साइंटिस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये अर्नेस्ट मेयर जो थे, इन्होंने दिया था 1942। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, एक कोई पॉपुलेशन है उसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस को हम फाउंडर बोलते हैं। क्या बोला इन्होंने, ये पॉपुलेशन है कोई, और पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल रह रहे हैं ऐसे, लेकिन याद रखना स्मॉल जो है पॉपुलेशन है, छोटा पॉपुलेशन में हम केवल इसको वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां नहीं लगेगा। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप हमने ले लिया, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस, इतना ग्रुप ले लिया ये। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या पर्सन, जो भी आप बोलो, इनको हम बोल देंगे क्या, फाउंडर। फाउंडर बोल दिया हमने। क्यों फाउंडर बोल रहे हैं? क्योंकि ये निकल के आ गए, इन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, लीव दियर होम, जहां रह रहे थे वो होम ही छोड़ दिया इन्होंने, अपने हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगह पहुंच गए। अब नई जगह पे सेटल हो गए, न्यू सेटलमेंट मिल गया इनको, नई जगह पे आ गए। अब नई जगह पे आए हैं तो वहां पर जेन्युइन सी बात है कि जाके जो है आगे जो है क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, और ब्रीडिंग करेंगे तो वहां पर भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो वहां का लोकल पॉपुलेशन होगा, जो पेरेंटल पॉपुलेशन है। तो आप यहाँ पर देखोगे न्यू सेटलमेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पर न्यू जीन्स, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, न्यू जीनोटाइप मतलब वही जीन्स के जो टाइपिंग है, तो जीनोटाइप, न्यू जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन।
तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर भी नई ब्रीड देखने को आपको मिल जाएगी। तो इसको बोला गया फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, अब इस फाउंडर इफेक्ट के बाद में एक और सिविल राइट इफेक्ट में जेनेटिक ड्रिफ्ट एक और तरीके का था, जिसमें बताया गया कि बॉटलनेक इफेक्ट। समझते हैं उस बॉटलनेक इफेक्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉटलनेक इफेक्ट, देखिए इसमें रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे। तो बॉटलनेक इफेक्ट में क्या बताया गया, इसको दिया था स्टेबिन ने। तो स्टेबिन्स ने क्या बताया कि बॉटल नेक इफेक्ट समझते हैं, तो यहाँ पर एनुअल एंड बाइनुअल जो साइकिल होती है उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज करता है किसी भी पॉपुलेशन का साइज। ठीक है, देखिए जैसे इन्होंने बॉटल नेक इफेक्ट को ऐसे समझाया, इन्होंने एक बॉटल ले लिया, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अब होता क्या है, मान लिया इन्होंने समर कंडीशन की बात की, किसी एनिमल के जो है पॉपुलेशन को समर कंडीशन में देख रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल समर में ज्यादा है, पॉपुलेशन का साइज ठीक ठाक है, बड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनके पास फेवरेबल हैबिटेट है, फेवरेबल चीजें इनके लिए, तो इंक्रीज इसमें क्या होगा, समर के टाइम पे इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस समय इनका नंबर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का ज्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम गुजरता चला गया और मान के चलो विंटर आ गया। अब जब विंटर आया तो विंटर में हुआ क्या, विंटर में जाड़े की वजह से बहुत कम इंडिविजुअल बचे। ठीक है, विंटर में क्या हुआ, यहां पर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म था वो डिक्रीज कर गया, कम हो गए। ठीक है, कम हो गए, जो कम हुए, जो इंडिविजुअल बच गए है ना, जो बचे हुए थे, उन्होंने क्या किया, जो सरवाइव कर गए, जो सरवाइव किए हैं, तो जरूर कुछ उनके अंदर खास होगा, कुछ तो जीन्स उनके मजबूत रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे। तो सर्वाइव्ड इंडिविजुअल जो थे, सर्वाइव्ड इंडिविजुअल जो थे, उन्होंने क्या किया, चेंज कर लिया किसको, अपने एलील फ्रीक्वेंसीज को, या ऐसे बोलेंगे कि उनकी एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज हो गई, है ना। और एलील फ्रीक्वेंसी जब चेंज हुई तो जेन्युइन सी बात थी, वहां पर म्यूटेशंस हो गए होंगे, है ना। और जब म्यूटेशंस हुए तो आप बोलोगे कि वहां पर क्या हुआ, नई पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हुआ विद न्यू एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। तो इन्हीं से क्या बन गई, न्यू पॉपुलेशन विद न्यू एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। तो नई फ्रीक्वेंसीज, एलेलिक फ्रीक्वेंसीज की वजह से नई पॉपुलेशंस बन गई, जो कि पहले से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इस तरीके से ये स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिविल राइट इफेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मैं सिर्फ आपको सुपरफिशियल बता देता हूं। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग अमंग्स इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स। मतलब इंटरब्रीडिंग ग्रुप को आपस में रोकना है किसी तरीके से, कि आपस में वो इंटरब्रीड ना करने पाए। इसका मतलब क्या हो कि आपस में अलग अलग इंडिविजुअल इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी लेते हैं तो उनका जो जाइगोट होगा वो वाइबल नहीं होगा, और जाइगोट अगर वाइबल भी हो गया, इंडिविजुअल आ भी गया, तो आगे जाके वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और सरवाइव भी कर गया तो आगे जाके वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं हो। तो आइसोलेशन का मतलब क्या था, प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग amongst the interbreeding groups। ठीक है, इंटरब्रीडिंग ग्रुप के लिए। अब देखिए ये कहानी कुछ इस तरीके से होगी, जैसे फिजिकल और बायोटिक दो तरीके से आइसोलेशन होगा।
ठीक है। फिजिकल में आप बोलोगे जियोग्राफिकली, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग हैं तो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे वो। ऐसे इकोलॉजिकल, सबका इकोलॉजिकल जो हैबिटेट होता है वो अलग अलग होता है तो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। बायोटिक में अगर आप देखोगे तो फिजियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है तो फिजियोलॉजिकल हो गया है। फिजियोलॉजिकल के अलावा आप देखोगे तो आपको गैमेटिक दिखेगा, गैमेट सबके अलग अलग हैं। गैमेट के अलावा आप बोलोगे बिहेवियरल, सबका बिहेवियर भी अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं मीटिंग पर्पस के लिए। ऐसे ही मैकेनिकल, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, कॉम्पिटिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आइसोलेशन देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की जब आप बात करोगे तो वहां पर भी कुछ ऐसी कहानी होगी, यही सब आएगा कि वहां पर जो है टेम्पोरल आइसोलेशन होगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होगा, हैबिटेट आइसोलेशन होगा। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन अगर मिलता भी है तो आप लोग उसको स्किप कर दें। ठीक है, अब देखिए आप आइसोलेशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अभी ये थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, अब हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन को एक सिंपल लाइन में समझते हैं हम। नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नेचर किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है, सरवाइव करता है उस पर्टिकुलर नेचर में, और वो आगे जाके अपनी जैसी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो था वो कितने तरीके का होता है और इनडायरेक्टली वो बेस्ड किस पे होता है। तो देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर वो सिलेक्टेड है फिनोटिपिकली ऑर्गेनिज्म, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जीनोटिपिकली भी फिट है। जीनोटाइप अच्छा होगा तभी फिनोटाइप अच्छा होगा, और फिनोटाइप अच्छा होगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। अल्टीमेट आप बोल सकते हो जीनोटाइप ही है, जो जेनेटिक लेवल है, जीन्स जो हैं वही उसको सर्वाइव करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो है देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप। तो पहला टाइप जो है बच्चों वो कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जो सिलेक्शन होता है वो स्टेबलाइजिंग। एनसीईआरटी आप खोलोगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके के ग्राफ मिलेंगे, ऐसे बने हुए। एक तरफ लिखा हुआ होगा फ्रीक्वेंसी, वही जीन फ्रीक्वेंसी, और दूसरी तरफ लिखा हुआ होगा फिनोटाइप। ठीक है, ऐसे। अब देखिए स्टेबलाइजिंग को आप ऐसे समझिए, यहां पर है क्या स्टेबलाइजिंग में। देखिए 3 वैल्यू हम लेके चलते हैं नेचुरल सिलेक्शन में, समझा देता हूं आपको। एक मिनिमम वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू, और एक आप बोलते हो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये है। तो देखिए इस फिनोटाइप में यहां पर जो है स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब क्या हुआ, ये इसका पीक आ रहा है, कहां पे आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इधर रही होंगी, मैक्सिमम वैल्यू इधर रही होंगी, ये मैक्स वैल्यू रही होगी, ये मिनिमम वैल्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट कौन हो रहा है, बीच वाली वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू सिलेक्ट हो रही है। तो यानी कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऐसा होगा जहां पर पीक गेट हायर एंड नैरोवर, तो वो इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल सरवाइव कर रहे हैं जिनका पीक हायर है और नैरोवर है, और कहां पर है, तो आप बोलोगे वो एवरेज वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। ठीक है, तो ये सरवाइव कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल सरवाइव कर रहे हैं, और बाकी जो ये मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों खत्म हो जा रहे हैं, इनकी डेथ हो जा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ह्यूमन जो बेबी होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनका वेट देखिए आप। एक बच्चा कोई था, मान लीजिए वो ज्यादा नहीं 250 ग्राम का है, क्या सरवाइव करेगा, मिनिमम वैल्यू है ये, नहीं सरवाइव करेगा। एक बच्चा है
वो मान लो 10 kg का हो जाता है पैदा, तो वो नॉर्मली सरवाइव नहीं करेगा, डेथ हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज वैल्यू जो बच्चे की होती है, मान के चलते हैं हम करीब करीब 2 to 2.5 kg के आसपास, यहाँ का बच्चा जो होता है इसको हेल्दी बच्चा मानते हैं और ये सरवाइव करता है। तो कौन सेलेक्ट हुआ, एवरेज वेट सेलेक्ट हुआ कि नहीं सेलेक्ट हुआ? तो ये जो होगा इस तरीके का फिनोटाइप जो होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। एवरेज वैल्यू जो होगी वो पीक बनाएगी, नैरोअर पीक बनाएगी और वही बच्चे सरवाइव करेंगे। तो आप बोलोगे ह्यूमन बेबी एक बेस्ट एग्जांपल है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है हॉक। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इसमें जो थे इनके जो विंग्स थे, एक टाइम पे क्या रहा होगा, एक बड़े विंग्स वाले हैं, बड़े बड़े विंग्स हैं, बहुत बार बहुत बड़े बड़े विंग्स, एक बहुत छोटे विंग्स, एकदम स्मॉल विंग्स। ठीक है, और एक एवरेज विंग्स है। तो भैया लार्जर वाले तूफान आया, बड़े बड़े विंग्स बेकार हो गए, खत्म हो गए, गिर गए नीचे। स्मॉल वाले विंग्स वो भी काम नहीं कर पाए, लेकिन एवरेज वाले बच गए, अपने आप को उन्होंने मॉडरेट अमाउंट में क्या कर लिया, बचा लिया। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचा कौन, एवरेज विंग्स। ठीक है, तो ये हॉक जो थे ये सरवाइव कर गए। तो दो एग्जांपल मैंने स्टेबलाइजिंग के बना दिए, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए वेरी गुड है। अब देखिए दूसरा जो सिलेक्शन था उसकी बात करें। दूसरा सिलेक्शन जो है वो है आपका डायरेक्शनल। कैसा था, डायरेक्शनल। अच्छा एक चीज और पीछे याद रखिएगा आप लोग, यहां पर जो सरवाइव कर रहे हैं इंडिविजुअल, इनके केस में आप बोलोगे जो इन्वायरमेंट है, भाई इन्वायरमेंट का भी तो इफेक्ट था। इन्वायरमेंट जो था वो कांस्टेंट था, इन्वायरमेंट में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, डायरेक्शनल में पहुंचते हैं। डायरेक्शनल में यहाँ पर इन्वायरमेंट जो था वो चेंजिंग था, चेंज हो रहा था। यहाँ पर लिख लेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट, यहाँ इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं था। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। अब देखिए इनका भी एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। फ्रीक्वेंसी होगा, इधर जीनोटाइप होगा, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। एक सिंपल जो पैराग्राफ था इनका देखिए वो कुछ इस तरीके से था। ये अब यहां पर होगा क्या, ये पीक यहां पर देखिए बन रहा था, ये वाला पीक यहां पर बन रहा था। तो ये पीक होगा क्या, पीक जो होगा जब इस तरीके का सिलेक्शन होगा तो आप बोलोगे पीक जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेड शिफ्टेड वन डायरेक्शन। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में ये क्या होगा, जो है शिफ्ट कर जाएगा। देखिए जब ये शिफ्ट करेगा, यानी कि कभी ये इस तरीके के इंडिविजुअल यहाँ पर मिनिमम वैल्यू वाले ये थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से ये खत्म हो गए, और या हम बोल सकते हैं इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ और केवल जो है नेचुरली जो फिट इंडिविजुअल थे ये पूरी शिफ्ट कर गए, ये वाले इंडिविजुअल बचे। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर ऐसे लिख लोगे आप, ये वाला, ये पीक क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। तो देखिए ये वाला पीक अब यहां से कहा, जो है आपका यहां शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये पीक जो था वो यहां से कहां शिफ्ट कर गया, यहां शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर क्या हुआ, जो एवरेज वैल्यू थी, जो एवरेज वैल्यू थी वो भी चली गई, जो आपकी आप बोल रहे थे मिनिमम वैल्यू थी, जो पहले इंडिविजुअल थे वो भी चले गए, बचा कौन, मैक्सिमम वैल्यू वाले, यानी कि जो एक तरफ चले गए वो बच गए। समझते हैं इस बात को एग्जाम्पल से। देखिए इसका एक एग्जाम्पल है बिस्टन बिटुलेरिया। आपके बुक में इसको दिया गया है मौत के नाम से, और एक टॉपिक आप लोग पढ़ोगे वहां इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म।
इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, आप पढ़ते रहिएगा, बुक में सारा समझ में आ जाएगा। मैं केवल यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ क्या होगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा एक जो है, समझा देता हूं मैं, होता क्या है ब्रिटेन वगैरह में, वहां पर जो है 19 के टाइम पे जो है बहुत जो है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये प्लांट्स जो थे उनके ऊपर मॉथ बहुत सारे आके बैठते, और मॉथ जो थे वो बच्चों जो पहले थे वो कैसे थे, आपके व्हाइट कलर के। व्हाइट कलर के मॉथ आसानी से बच जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उनको दूसरे पेन से ऐसे दिखा रहा हूँ, मतलब कंट्रास्ट नहीं था वहां पर, आसानी से ये अपना जो है छिपे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आराम से छिपे हुए थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वहां पर ब्रिटेन में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये ट्री थे ये सारे ट्री कैसे हो गए बच्चों, ये सारे ट्री ब्लैक हो गए, ये ब्लैक हो गए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हुआ तो ये धीरे धीरे इनका कलर जो था वो ब्लैक होने लगा। ठीक है, अब उसकी वजह से हुआ क्या, जो व्हाइट वाले मॉथ्स थे वो तो अलग ही दिखने लगे एकदम, लेकिन वहीं पे कुछ मॉथ जो ब्लैक वाले थे उनको तो अब दिखेगा नहीं, ब्लैक वाले तो छिप गए आसानी से। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शनल यहां पर सिलेक्शन हुआ, व्हाइट वाले एलिमिनेट हो गए और ब्लैक वाले सरवाइव कर गए। तो ये क्या था, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म था। ये व्हाइट वाले थे, इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये पूरा डायरेक्शनली शिफ्ट हो गया, केवल ब्लैक वाले बचे। तो एक डायरेक्शन बिल्कुल देखिए अपोजिट कलर है दोनों की, नहीं, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। इसका एक और एग्जांपल है बिस्टन बिटुलेरिया के अलावा, मॉथ के अलावा, डीडीटी रेजिस्टेंट। डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। तो यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में डीडीटी बहुत यूज किया गया, पेस्टिसाइड यूज किया गया, है ना, और उससे क्या हुआ जो है मॉस्किटो में वो जो है मॉस्किटो पर भी असर किया, लेकिन शुरुआत में तो मॉस्किटो मर गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब डीडीटी आप उनको दोगे वो नहीं मरेंगे, तो वो डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो हो गए या पेस्ट हो गए। फिर ऐसे ही देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया पहले एंटीबायोटिक से खत्म हो जाते थे, लेकिन बहुत सारे के अंदर रेजिस्टेंस आ गया, जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं मरते हैं, चाहे आप एंटीबायोटिक दीजिए चाहे जितना, वो नहीं मरते। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी एक इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपका होगा डायरेक्शनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो टाइप था उसकी बात करते हैं, और वो क्या था, आप बोलोगे दैट इज नोन एज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ग्राफ था, यहां पर बच्चों कौन सेलेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट होगा, यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू जो होगी वो डिसएडवांटेजियस होगी। ये मीन वैल्यू है ना बीच वाली, ये मीन वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये जो इंडिविजुअल होंगे ये नहीं बचेंगे, ये बचेंगे और ये बचेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं डिसरप्टिव हो गया कि नहीं होगा, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप बात करोगे एक मिनट समझाता हूं, अगर आप बात करोगे जो है रैबिट की, ठीक है ना, तो यहां पर क्या था, एक ब्लैक तरीके के रैबिट थे और एक व्हाइट रैबिट। ठीक है, इनका जीनोटाइप बी, इनका जीनोटाइप बी है। अब इनका आपस में इंटरब्रीडिंग हुआ, मान लो कोई ऐसी भी पॉपुलेशन होगी जो इस तरीके की होगी, ग्रे। अब हुआ क्या, ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए ब्लैक रॉक के पीछे छिप गए, ब्लैक रॉक के पीछे छिप गए, तो ये तो बच गए, एक वैल्यू ये बच गई। यहां पर ये व्हाइट वाले व्हाइट रॉक जो थी उनके पीछे छिप गए और ये भी बच गए, है ना, इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे प्रीडेटर। लेकिन ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो साफ साफ दिख रहे थे ग्रे वाले, इनको मार दिया गया, प्रीडेटर इनको खा गए, तो बचा कौन यहाँ पर,
ये वैल्यू और ये खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके के सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव सिलेक्शन। एक बार आप जो है आपके क्या नाम है उसका एनसीईआरटी को देखिएगा, वहां से इन चीजों को मैच करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।